तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्लिक कोलिजन को। ऑब्लिक कोलिजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक कोलिजन हेडिंग लिखेंगे, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। सेकंड है हमारे पास से, पहले हम हेड ऑन कोलिजन पढ़ चुके हैं और इसे टू डायमेंशनल कोलिजन भी कहा जाता है, इसे 2D कोलिजन भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसा कोलिजन जो एक ही प्लेन में होता है, एक प्लेन में होता है और इनिशियल जो एंगल होता है बिफोर कोलिजन जो एंगल है और आफ्टर कोलिजन जो एंगल है वो अलग अलग होते हैं, तो ऐसे कोलिजन को ऑब्लिक कोलिजन कहा जाता है। ठीक, तो इसमें एंगल बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन अलग अलग होने वाले हैं कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और ये एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में मूव करते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m1 के बराबर है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है m2 वो रखा हुआ है यहां पे m2, और इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो मैं मान लेता हूं इनकी वेलोसिटीज, इसकी वेलोसिटी है u1 इस तरह से और इसकी वेलोसिटी है u2 इस तरीके से। इस तरीके से इनकी वेलोसिटीज हैं और ये बिफोर कोलिजन में डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। ये बिफोर कोलिजन बातें हो रही हैं, बिफोर कोलिजन इस तरीके की सिचुएशन है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है u1, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है u2। अब जब जैसे ही ये कोलाइड होंगे तो इनका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो होने वाला है, ये कांटेक्ट पॉइंट ये होने वाला है, और इस पॉइंट के ऊपर इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के ऊपर लगने वाला है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन के अलोंग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाला है। m1 लगाएगा m2 पर बाहर की तरफ और m2 लगाएगा m1 बाहर की तरफ। ठीक, तो कोलिजन से पहले ये है कंडीशन, और इस लाइन को, जिस लाइन के अलोंग फोर्सेस एक्ट करते हैं उसे लाइन ऑफ इंपैक्ट कहा जाता है। इस डेफिनेशन को आप याद रखें, इस लाइन को भी आप याद रखें, लाइन ऑफ इंपैक्ट इसे कहते हैं। जिस लाइन के अलोंग फोर्सेस एक्ट करते हैं कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसे लाइन ऑफ इंपैक्ट कहा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट करूंगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के पैरेलल और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। याद रखना है आपको, ऑब्लिक कोलिजन में दो कंपोनेंट आपको करने हैं, एक कंपोनेंट होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। ऐसे ही इसके कंपोनेंट करेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे कह देता हूं ये वाली डायरेक्शन को x मान लेता हूं और इस वाली डायरेक्शन को y मान लेता हूं। ठीक है, कोई भी x कोई भी y मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास u1x और ये हो जाएगा आपके पास u2x और ये वाला हो जाएगा आपके पास u1y और ये हो जाएगा आपके पास u2y। तो ये आपके पास दो डायरेक्शंस में मैंने कंपोनेंट कर दिए हैं, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और एक लाइन ऑफ इंपैक्ट परपेंडिकुलर। लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब याद रखें कि ऐसी लाइन है जिसके अलोंग फोर्सेस एक्ट करते हैं कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब ये कोलिजन से पहले कंडीशन थी, अब मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है बना रहा हूं फोटो आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इनके साथ क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन जो है वो आपको कुछ ऐसे ही दिखेंगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइक दिस, इस तरीके से। ये है आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक, अब एक बात आप ये याद रखिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं। तो बेटा देखिए, जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कंजर्व रहने वाला है मोमेंटम का, और इनके मासेस यदि कांस्टेंट हैं, मासेस में कोई चेंज नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज हैं इन ऑब्जेक्ट्स की वो बराबर रहने वाली हैं, कांस्टेंट रहने वाली हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता है इनकी वेलोसिटीज को, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, मैं इसकी वेलोसिटी की और इस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और मैं कहूं कि इनके मासेस भी चेंज नहीं होते हैं कोलिजन में, तो इनकी वेलोसिटीज को मैं कह सकता हूं कि अनचेंज्ड रहने वाली हैं। अनचेंज्ड रहने वाली हैं तो इसकी वेलोसिटी रहने वाली है u1x ही रहेगी ये वाली, और ये वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी, u2x के बराबर ही रहेगी, बिकॉज मास में कोई भी चेंज नहीं आता है। 99.9% क्वेश्चंस में मास चेंज नहीं होगा,
और मास चेंज नहीं होगा तो मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो कह सकता हूं कि वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। और यदि मास चेंज हो भी जाता है तो भी हम समझ गए यार कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना इस डायरेक्शन में, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये हुई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि इस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटीज कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये u1y है, तो ये लेट्स से हो जाता है uv1y हो जाता है, और ये आपके पास u2y है, ये मैं मान लेता हूं हो जाता है इस तरफ, हो जाता है इस तरफ, और ये हो जाता है v2y, u1y v1y और u2y v2y हो जाता है। तो एक बात तो आपने ये जानी कि परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंपैक्ट द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, वेलोसिटीज रिमेन्स कंजर्व्ड। दूसरी बात ये है कि आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। और तीसरी बात यह है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटीज की मदद से लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों बातें लिख देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज remains conserved। और मैं कह देता हूं if mass of object remain constant, mass of objects remains constant, then we can say that the velocities या फिर कह सकते हैं component of velocities perpendicular to line of impact remains constant। ये हुआ आपका एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग भी लगा सकते हैं, बिकॉज पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम can be conserved along line of impact for system के लिए लगा सकते हैं। ठीक, तो मैं इस डायग्राम को देख के लिख सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। तो इस डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मान लेता हूं मैं नेगेटिव, चलेगा? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो u1 इंटू y इस डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा m1 इंटू u1y प्लस m2 इंटू u2y इज इक्वल टू m1 m2। इनकी वेलोसिटीज देखिए किस डायरेक्शन में हो गई है, इस डायरेक्शन में हो गई है, इसकी इस डायरेक्शन में हो गई, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव लूंगा, तो लिखूंगा यहाँ पे माइनस ऑफ v1y और ये हो जाएगा आपके पास v2y। ठीक, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि आप जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटीज की मदद से। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज टू बी अप्लाइड यूजिंग component of velocity along line of impact, यानी लाइन ऑफ इंपैक्ट के along जो वेलोसिटीज हैं उनकी मदद से ही आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखना है। तो मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट यहां पे बना देता हूं। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, जो पहला ऑब्जेक्ट था बेटा उसकी वेलोसिटी जो थी इस तरफ थी और वो थी आपके पास u1y के बराबर। जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी इस तरफ थी u2y के बराबर। ये हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट थी। ये बिफोर कोलिजन बात है। और आफ्टर कोलिजन की बात करें, आफ्टर कोलिजन दोनों की जो वेलोसिटीज थी वो इस डायरेक्शन में चली गई थी v1y और यहाँ पे हो गया आपके पास ये v1y v2y।
तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिख सकते हैं E इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये कितनी स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, v2y प्लस v1y डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, ये कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहे थे, तो यहाँ लिखूंगा मैं u1y प्लस u2y। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि साइन जो है प्लस प्लस ही आए, माइनस माइनस ही आए, आप ऐसे ना रटें। जैसे मैंने आपको हेड ऑन कोलिजन में समझाया था कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कोलिजन के बाद में डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कोलिजन से पहले, तब आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम बातें हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यदि 1 के बराबर है तो वो इलास्टिक कोलिजन होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यदि 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, और यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन की श्रेणी में आता है। ठीक, तो बातें वही सेम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा यदि E की वैल्यू 1 के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो है वो मैक्सिमम होगा यदि इनइलास्टिक कोलिजन है। वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा था, है ना, तो वो आप मत यूज करना, ठीक है। गलती की संभावना है उसमें, आप u1 u2 को क्या ले लेंगे, है ना, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करें। आगे इस पे बेस्ड जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल जो है हम सॉल्व करते हैं, और पहले एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि एक स्मूथ ग्राउंड है और उसके ऊपर रखा हुआ है एक वेज रखा हुआ है लाइक दिस, और इस वेज के ये जो वर्टिकल फेस है इसका, इस फेस के ऊपर एक पार्टिकल आता है उड़ते हुए और u स्पीड से इसके ऊपर हमला करता है, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ये बराबर है थीटा के, ये एंगल है थीटा के बराबर, और ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, बिफोर कोलिजन है। ये जो पूरा सरफेस है ये स्मूथ है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है E आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है यदि कोलिजन के बाद में हमारा जो वेज है वो मूव करता है v2 स्पीड से, और ये जो पार्टिकल है ये टकराने के बाद मूव करता है एट एन एंगल फाई, ये फाई एंगल पे मुड़ जाता है और इसकी स्पीड हो जाती है v1 के बराबर। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा u फाई एंड v1 एंड v2। ठीक है, तैयार हैं इसको सॉल्व करने के लिए? करिए इसे सॉल्व, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए। हो गया, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब ये इस वेज से टकरा रही होगी, जो बॉल है जब ये वेज से टकरा रही होगी तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये आपके पास, देखिए इसका कर लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा, आपके पास ये है सरफेस, वर्टिकल सरफेस, और ये है बॉल, ये है बॉल, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्सेस जो हैं वो किस लाइन के अलोंग लगने वाले हैं? इस लाइन के अलोंग फोर्सेस लगने वाले हैं, ये कहलाती है आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट को पहचानना हमें आना चाहिए कि जब ये दोनों सरफेसेस, दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उनके परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस होने वाला है, कौन सी लाइन होने वाली है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया। अब इसकी वेलोसिटी जो है बेटा कितनी थी, u के बराबर थी, राइट, और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रही थी, ये थीटा के बराबर, ये एंगल था थीटा, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आपको करने होंगे, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। तो एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आप एक कंपोनेंट कर दीजिए, कितना आ जाएगा u cos थीटा, एक कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर कर दीजिए, कितना आएगा u sin थीटा। ये बिफोर कोलिजन है बेटा, बिफोर कोलिजन। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन की मैं बात करूं तो वो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से होगा, ये हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, और वेलोसिटी हमारे वाले ऑब्जेक्ट की हो चुकी है v, और वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से फाई के बराबर। तो ये आपके पास जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो बन रहा है फाई, ये स्पीड हो चुकी है v1 के बराबर, और हमारे इस कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो चुकी है, v2 के बराबर। ठीक बात है, यहाँ पे ये हमारा कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और
अब जो है ये मूव कर रहा है v2 स्पीड से। इसके दो कंपोनेंट्स कर दीजिए, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगा एक कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos phi और ये हो जाएगा नीचे की तरफ v1 sin phi। ठीक, तो यहां पे मैं लगा सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग यदि हम देखें कि ये v1 cos phi से इधर जा रहा है, ये v2 से इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने में मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन आपको मिलेगा v2 प्लस v1 cos phi डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। देखिए लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो स्पीड ऑफ अप्रोच कैसे दिखेंगे, तो ये u cos थीटा से इधर जा रहा है, ये रेस्ट में है, तो मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी आएगी, u cos थीटा के बराबर। तो यही आपके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपको मिलने वाली है। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2 और इसमें दिया हुआ है कि एक दीवार है, स्टेशनरी वॉल है, स्टेशनरी वॉल। अब एक बॉल जो है, एक बॉल वो u स्पीड से आती है, u स्पीड से आती है और इस हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है थीटा और u स्पीड से वो आती है। तो आपको ये बताना है कि ये टकराने के बाद कितना एंगल बनाने वाली है, कितना एंगल बनाएगी और कितनी स्पीड से ये जाएगी। यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यदि 1 के बराबर आपको दिया है, तो आपको स्पीड बताना है आफ्टर द कोलिजन और आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से फाई के बराबर जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉज कर लो, हो गया। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो जब ये बॉल इस दीवार से टकराती है तो कांटेक्ट जो पॉइंट है और किस लाइन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो आपको पता लगाना है। तो आप इसका डायग्राम बनाइए। तो इसका डायग्राम बनाता हूं मैं कि जब ये कोलाइड हो रही होगी बॉल लाइक दिस, ये बॉल है, ये वॉल है और जो ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग फोर्सेस लग रहे होंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है और इस बॉल के पास जो वेलोसिटी है वो ये है इस डायरेक्शन में u के बराबर और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इसमें दिया हुआ था कितना, थीटा के बराबर। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा के बराबर। u के दो कंपोनेंट्स आप कर लेंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास u cos थीटा, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास u sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स मैंने कर लिए। स्टेशनरी वॉल है तो इसका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हो गया साहब के पास। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, ये है साहब बिफोर कोलिजन। अब मैं आफ्टर कोलिजन की कंडीशन आपको यहां पे दिखाता हूं बना के। आफ्टर कोलिजन, तो ये आपके पास है एक वर्टिकल स्टेशनरी वॉल और हमारी जो बॉल है, ये बॉल है साहब, ये कोलिजन के बाद मूव करती है स्पीड v से एंगल फाई पर। तो यहां पे मैं ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बना देता हूं और ये बेचारी मूव करती है v स्पीड से, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है फाई के बराबर है। तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। तो v का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में v cos phi और एक कंपोनेंट मिलेगा नीचे वाली डायरेक्शन में v sin phi। ठीक, तो मैं एक बात तो कह सकता हूं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो सेम रहने वाला है, बिकॉज मास में कोई भी चेंज नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल बिफोर कोलिजन जो कंपोनेंट है लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर और आफ्टर कोलिजन जो कंपोनेंट है लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर वो सेम रहने वाला है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं u sin थीटा इज इक्वल टू v sin phi। ये इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख सकता हूं। दूसरी इक्वेशन में लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाकर कि ये जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना है,
ये तो रेस्ट पे ही है, ये v cos phi से सेपरेट हो रहा है, सो v cos phi डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, तो ये वॉल तो स्टेशनरी है और ये आगे की तरफ जा रहा है, u cos थीटा से अप्रोच कर रहा है वॉल को, तो u cos थीटा आप नीचे रख देंगे, u cos थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, u sin थीटा, पहली इक्वेशन से क्या है, u sin थीटा इज इक्वल टू v sin phi, v sin phi, और यहां से आपको मिलता है v cos phi, v cos phi इज इक्वल टू, v cos phi इज इक्वल टू u cos थीटा, u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर phi, और यहां लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर phi, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल u स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास v स्क्वायर। स्पीड की बात कर रहे हैं तो आपको मिल जाता है v इज इक्वल टू u, तो v इज इक्वल टू u आपको यहां से मिल जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की, कि हम आफ्टर कोलिजन देखें, आफ्टर कोलिजन जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड हो चुकी है आफ्टर कोलिजन, ये वाला कंपोनेंट कितना था, v cos phi, तो v cos phi की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा के बराबर, तो ये u cos थीटा है कंपोनेंट, आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो कंपोनेंट है कितना है, u sin थीटा है, और इनका रिजल्टेंट कितना है, इनका रिजल्टेंट हमने अभी निकाला है कितना है, v के बराबर है, और v की वैल्यू u के बराबर है, जिसका मतलब ये जो है u के बराबर है, या इसे कह सकते हैं v के बराबर है। अब ये वाला एंगल यदि आपको निकालना है फाई के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं tan phi इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट इज डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट, तो आपको मिल जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, तो u से मर गया u, आपके पास आ जाएगा tan थीटा, और आपको मिल जाएगा यहां से फाई इज इक्वल टू थीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहां पे एक बात गौर कीजिए कि यदि इलास्टिक कोलिजन होता है तो ये वाला जो एंगल है थीटा और ये वाला एंगल है फाई, ये आपस में बराबर आते हैं, और यही आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि आपके पास कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, और लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, और वो भी प्रूव कहाँ से होता है कि हम लाइट को मान लेते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल का इलास्टिक कोलिजन जब किसी स्टेशनरी वॉल से होता है तो उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर आते हैं, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एग्जाम्पल नंबर 3, कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 के बराबर है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और वो मूव कर रहा है विद स्पीड u1, स्पीड u1 से वो मूव कर रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इसका दूसरा मास m2, और ये मूव कर रहा है विद स्पीड u2, और ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर एंगल से ये मूव कर रहा है। अब ये दोनों जो हैं ऑरिजिन पे टकराते हैं, और ऑरिजिन पे टकराने के बाद क्या होता है, ये मूव करने लगते हैं, ये दोनों जो हैं ये मिल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, m1 प्लस m2 बन जाते हैं, और ये मूव करते हैं विद सम वेलोसिटी vc, और ये एंगल जो होता है ये एंगल है लेट्स से फाई के बराबर। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि vc की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, और फाई की वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है। वी हैव टू फाइंड vc एंड फाई, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, करिए। ये क्वेश्चन जो है हम दोबारा शूट करना पड़ रहा है, तो देख लेंगे, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, ये मैं समझा देता हूं कैसे मैंने सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है कि किस डायरेक्शन के अलोंग जो है फोर्सेस लगे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे वेक्टर फॉर्म में।
तो ऑब्लिक कोलिजन में मैंने आपको सिखाया था कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो यहां पे भी हम करेंगे, लेकिन यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट हमें पता नहीं होगी। दोनों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए। तो मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा u2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, u2 sin थीटा इस डायरेक्शन में। ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व है। जो फाइनल वेलोसिटी vc है उसके दो कंपोनेंट्स कर देंगे, v cos phi हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और v sin phi इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए कैसे लिखूंगा। तो पहला पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, i कैप में, i कैप मैंने इसका लीनियर मोमेंटम लिख दिया पहले पार्टिकल का। दूसरे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हैं, u2 cos थीटा i कैप प्लस u2 sin थीटा j कैप। तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम इसका भी आ गया। पूरे सिस्टम का ये पूरा सिस्टम जो है एक साथ मूव करता है वेलोसिटी vc से, vc के दो कंपोनेंट vc cos phi हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, vc sin phi वर्टिकल डायरेक्शन में, मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का आ जाएगा। अब i कैप के कोफिशिएंट जो है उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और j कैप के कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लाई ना, उनको कंपेयर कर लेंगे और j कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो ये i कैप इनको बराबर कर देना, j कैप इनको बराबर कर देना। तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। i कैप के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे तो ये मिलता है और यहां से आपको मिलेगा vc cos phi is equals to m1 u1 plus m2 u2 cos theta divided by m1 plus m2। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दिया। ऐसे ही j कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको रिलेशन मिलता है that vc sin phi is equals to m2 u2 sin theta divided by m1 plus m2। अब क्लियरली दिख रहा है आपको यार, यहां से vc cos phi है, vc sin phi है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये phi का जो एंगल है ये हट जाएगा, आपको मिल जाएगा vc। तो प्योर vc मिल जाएगा आपको यदि आप पहली इक्वेशन का स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर जो है आपस में ऐड कर देंगे तो, और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो आपको tan phi की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहां से दोनों आंसर निकाल सकते हैं। कॉमन वेलोसिटी पता चल गई और एंगल किस एंगल पे वो फाइनली ऑब्जेक्ट जा रहा है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है।